अक्षत, आप उसमें यूर ऑन म्यूट। हाँ। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, अक्षत? I'm very good, sir. How are you? ऑल गुड, ऑल गुड। तो वेर आर यू एट द मोमेंट? Sir, I'm in Delhi, अच्छा, यू but आर इन दिल्ली। I'm ओके, from Indore. ओके, ओके, ओके। सो हाउ डू यू फाइंड दिल्ली? You gave your exam in Delhi, is it? No, sir, I gave my mains in Bangalore because my college was completed in Bangalore. But since Okay, I came Delhi 15 days back. okay, okay, wonderful. So you must be Yeah, finding battling the cold of Delhi. cold as well as the air because I sing. So I Uh, am feeling like from since when I came Delhi, I'm like whenever I start singing, I get cough. yeah. It's like something tingles in throat. Yes, yes, yes. I can imagine. Yes, Delhi is like that now. Mm. So, So yeah, congratulations to you for cracking this exam. thank you, sir. That's wonderful. It's a very, very tough exam, and the competition is increasing every day. Yes, sir. Yeah. I So, hope I I think cross to the final stage. I'm sure you will. You will definitely. Why not? तो आपने इंटरव्यू में हिंदी का मीडियम दिया है? जी, मैंने हिंदी दिया। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप ये बताइए कि यू हेल फ्रॉम इंदौर, हाँ? जी सर। तो इंदौर का ओडीओपी क्या है? सर ग्रीन पोटैटो। ग्रीन पोटैटो। ओके। मध्य प्रदेश की कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में मालूम है? कितनी जनसंख्या है? हेल्थ और एजुकेशन इंडेक्स कैसा है? जी, तो मध्य प्रदेश फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट है। पांचवी सबसे ज़्यादा हाँ, पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में रहती है और सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है भारत का। यहाँ की हाँ। इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो यहाँ का एग्रीकल्चर जो है डोमिनेंट कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का। 45% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का जीडीपी में आता है, जबकि नेशनल कंट्रीब्यूशन जो है हम्म, एग्रीकल्चर का वो सिर्फ 18% ही है। तो मध्य हम्म, प्रदेश में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। हम्म, हम्म, अ, तो तो इसके अलावा आप, हाँ, और कुछ भी बताइए। पूछा था आपने, मैं भूल नहीं, गया। हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ का कैसा स्टेटस है? तो हेल्थ का स्टेटस जो है मध्य प्रदेश में, जो हम्म, नेशनल एवरेज है कि 1 लाख पे 80 महिलाओं की मृत्यु होती है मैटरनिटी के टाइम पे। मध्य प्रदेश में हम्म, यही एवरेज 160 है। और हम्म, लगभग 35% बच्चे 5 साल से कम के जो बच्चे हैं वो या तो वेस्टेड हैं या तो स्टंटेड हैं। और रही हम्म, बात एजुकेशन की, तो थोड़ा सा यहाँ भी जेंडर इनक्वालिटी देखने को मिलती है, जब क्योंकि वुमेन 60% लिटरेट हैं लेकिन मेन 80% लिटरेट हैं। तो यहाँ भी हम्म, डिस्पैरिटी हम देख सकते हैं। हम्म। तो ये बताइए कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं बच्चों की, जी। उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? सर दो एस्पेक्ट हैं इसके, एक तो हम्म, एजुकेशन का और दूसरा हेल्थ का। तो हेल्थ हम्म, एस्पेक्ट में तो पहले अगर बच्चे कुपोषित होंगे तो बच्चों हम्म, के लिए शायद पढ़ाई करना और मुश्किल हो जाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी। तो पहले तो जो हम्म, स्टंटिंग और वेस्टिंग रेट है ये हमें हम्म, कम करना चाहिए। दूसरा, हम्म, लर्निंग आउटपुट बढ़ाने के लिए हमें एजुकेशन को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ढालना चाहिए। जैसे हम अपने सरकारी स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दे हम्म, सकते हैं। हम्म। तो आप ये कहना चाहते हो ये अभी नहीं हो पा रहा है? जी नहीं, खासकर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तो ये उतना नहीं हो पा रहा है, हम्म, हम्म। क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल का ही विद्यार्थी हूँ तो। जी, जी, जी। तो ये जो गैप्स हैं इस प्रकार के, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जो गवर्नेंस की हम बात करते हैं, तो उसमें चैलेंज, ये प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है? पैसे की कमी है या इच्छा शक्ति की कमी है? सर शायद दोनों की ही कमी है। इच्छा हाँ। शक्ति की कमी इसलिए क्योंकि शायद एजुकेशन, हेल्थ, वोट बैंक पॉलिटिक्स का उतना पार्ट नहीं पाता है। दूसरा हम्म, ये कि अगर फंड्स की कमी है तो स्टेट्स को कॉन्स्टेंटली ये प्रॉब्लम है कि जीएसटी कंपनसेशन उनको कम मिल रहा है, तो इसलिए हम्म, उनके पास फंड्स का शॉर्टेज हो जाता है। और हम्म। दूसरा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में जनरली हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो उतना थोड़ा सा कम स्पेंड करती है। अब आप ये बताइए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे या आप वित्त सचिव बनेंगे मध्य प्रदेश के, तो ये चैलेंजेस तो हैं, आपको मालूम है कि ये चैलेंजेस हैं, आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके बेसिस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि उस पॉलिसी को मध्य प्रदेश की नीड्स के अकॉर्डिंग हम ढाल सकें, जो मध्य प्रदेश के बच्चों पर हम उसको अच्छे से एप्लीकेबल बना सकें, क्योंकि मध्य प्रदेश की अपनी बोलियां हैं।
अपनी भाषाएं हैं। तो एक तो हाँ। उसको उसके हिसाब से टेलर करना पड़ेगा। दूसरा मैं ये कर सकता हूँ कि जो स्टेट का SGDP है हमारा, कम से कम हम्म। एटलीस्ट 2 से 2.5% वो मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कराने के लिए सरकार को आग्रह करूंगा। नहीं, आप आग्रह तो करेंगे, पर सरकार के पास अगर पूंजी उतनी सीमित है तो जी। वो कैसे इसको R&D में इतना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? आप आ, अगर ये कह रहे हो कि इच्छा शक्ति नहीं है, तो इच्छा शक्ति कैसे बढ़ाओगे आप उसको? तो मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगा कि फंड्स जो है वो पॉलिटिकली डाइवर्ज ना हो। जैसे कि हम्म। हमारे मध्य प्रदेश से ही ये फ्रीबी कल्चर शुरू हुआ था, कुछ हद तक ही कहा जा सकता है। हम्म। तो इन सब में मैं मानता हूँ कि अंडर डेवलप्ड सेक्शन के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हम्म। फ्रीबी को एक्सेसिवली हम बढ़ा दें वो भी थोड़ा गलत है। तो उससे फंड्स डाइवर्ट करके हम अगर रिसर्च में लगाएं थोड़ा, तो वो बेटर होगा। देखिए, आप जिस तरह की थिंकिंग आप बता रहे हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, वो ढांचा तो आप बदल नहीं सकते, वो तो है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप अगर इसमें थोड़ा भी हस्तक्षेप करना चाहेंगे, तो हो सकता है कि पॉलिटिशियन, आपके जो बॉसेस हैं, चाहे वो जी मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, वो जी। आपको वहां से ट्रांसफर कर देगा। वो कहेगा कि हमको अक्षत नहीं चाहिए यहाँ पे, हम किसी और को अधिकारी को ले जी आएंगे। तो बिल्कुल। फिर आप कैसे करोगे? ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि चैलेंज तो गवर्नेंस का यही है ना, कि सभी तत्वों को सामंजस्य बिठा के साथ में लेके चलने का है। वो कैसे आप चलोगे? जी तो दो चीज़ें हैं कि एक तो अपनी तरफ से मैं शायद इंश्योर ना कर सकूं कि फंड्स मेरे कहने पर डाइवर्ट हो जाए, वो तो मेरे लिए शायद संभव नहीं है। लेकिन मैं हम्म। कोशिश करूंगा जो मेरे ऊपर है उनको मैं कन्विंस करूं कि कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको पॉलिटिकल डिविडेंड दे सकते हैं। अगर हम अगले 1 साल का ना सोचकर अगले 4 से 5 साल का सोचें, तो शायद उसके पॉलिटिकल डिविडेंड्स भी थोड़े ज़्यादा होंगे, रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा होंगे। मैं उसको पॉलिटिकल टर्म्स में फ्रेम करने की कोशिश करूंगा। रही हम्म। बात ट्रांसफर की, तो हम्म। अगर मेरा कोई डिसीजन हो सकता है जो मुझे ट्रांसफर करवा सके, तो लेकिन उसके लिए मुझे ट्रांसफर के भर भाई से अपनी इंटीग्रिटी को या जो मेरे व्यूज़ हैं उनको हम्म। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहिए, जो नेशन के डेवलपमेंट में ज़रूरी है। हम्म। आपने देखिए, आपने LLB की है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लेबर लॉज, फैमिली लॉज, क्रिमिनल लॉ एटसेट्रा में, हाँ? जी तो आप ये बताइए, अभी लेबर लॉज कुछ रिफॉर्म हुए हैं, पढ़ा है बिल्कुल आपने उसके बारे में? बिल्कुल सर। तो आप बताइए, क्या लेबर लॉज, उसका क्या महत्व है? जी तो लेबर लॉज में जो उन पहले बहुत सारे लेबर लॉज होते थे, हमारे पास टोटल 29 कोड्स थे, लेबर के 29 लॉज थे, हम्म। उनको हमने हाँ। कंसोलिडेट करके 4 लॉज में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा, हम्म। हमने लाइसेंसिंग रजीम जो है बहुत आसान कर दिया, अब सब कुछ सिंगल रजिस्ट्रेशन और सिंगल विंडो क्लियरेंस के बेसिस पे होगा। हम्म। और इसके अलावा हमने सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ाने की कोशिश की है, वर्क जो हम्म। इनफॉर्मल वर्कर था उसको फॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। हम्म। ये बताइए, आप तो लॉ के छात्र हैं, तो जब से ये सरकार आई है, NDA सरकार, तब से जी। ये बताइए कि कितने लेबर, टोटल लॉज कितने अबॉलिश किए गए हैं? किस डायमेंशन में सर, लेबर लॉ में या फिर मतलब? सब में टोटल मिला के, क्योंकि ये सरकार ने कहा कि हम ये किताबों को अलग रखें, बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी हो रही है, हर जगह पे एक कानून लगा हुआ है, ये कानूनों को सिंप्लीफाई करें। तो इस तरह से कितने कानून ऐसे हैं जो इस सरकार ने अभी तक सिंप्लीफाई कर दिए हैं या अबॉलिश कर दिए हैं? सर टोटल कानून बता पाना तो शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो मेजर मेजर है जिसे हम रोज पढ़ते हैं न्यूज़ में, हम्म। उसमें हम्म। अगर हम बात करें तो हमको हम्म। पता है कि जो 3 क्रिमिनल कोड्स हैं हमारे, वो बिल्कुल हाँ। चेंज कर दिए गए हैं। आईपीसी, हम्म। सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को नया ठीक है। नया स्वरूप प्रदान कर दिए गए हैं। उसको उसके क्या अलावा बनाया है? भारतीय न्याय संहिता बन गई आईपीसी, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया एविडेंस एक्ट, और सीआरपीसी बन गया है भारतीय नागरिक हम्म। सुरक्षा संहिता। हम्म। इसके अतिरिक्त सर टेलीकॉम एक्ट नया आया 2023 में, जो टेलीग्राफ एक्ट जो 1885 का बना हुआ था, हम्म। उसे हमने हम्म। चेंज किया है। इसके अलावा हम्म। इनकम टैक्स एक्ट जो भी हमने नया नया बनाया है, ये भी हम्म। सर, ये इस एक्ट में पहले 780 पेजेस का एक्ट हुआ करता था ये, हम्म। तो इस एक्ट को भी सिंप्लीफाई किया गया है। और अभी तो लेबर लॉ हम्म। में हमने देखा ही ये चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ठीक है। ये बताइए, इनकम टैक्स एक्ट जो आप बता रहे हो 2.0 आया है, जी। इसमें पैन में क्या तब्दीली क्या की गई है? कोई कुछ डिफरेंस आया है पैन में? सर क्षमा कीजिएगा, मुझे इसके बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी।
हाँ, तो थोड़ा सा देखिए इसके बारे में कि क्या है। इनकम टैक्स रिफॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस आई हैं। सर इन कॉन्टेक्स्ट रिफॉर्म्स में एक तो ये है कि जो कोड की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा हम्म। सिंप्लीफाई कर दी है, और जहाँ पे मतलब, और दूसरा चेंज ये किया गया है कि क्रिमिनलाइजेशन इसमें कम कर, सरकार का मोटिव है कि क्रिमिनलाइजेशन फाइनेंशियल मैटर्स में सरकार कम करना चाहती, तो ये हमने इनकम टैक्स में भी देखा है। इसके अलावा कितने पन्ने थे पहले और कितने पन्ने अब हो गए हैं? सर पेजेस का, क्योंकि मैंने नया इनकम टैक्स कोड पढ़ा नहीं है, हाँ, लेकिन ठीक। इतना मुझे पता है कि इसका साइज जो है 2/3 तक रिड्यूस कर दिया गया है, लगभग लगभग। एनीवे, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको, जी। क्योंकि आप हाँ। कानून के विशेषज्ञ हैं, तो आपको तो और भी जानकारी होनी चाहिए। आप बताइए स्टेटस ऑफ जुडिशरी। कैसा आपको लगता है कि आम आदमी को जुडिशियल जुडिशरी से न्याय मिल पा रहा है कि नहीं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? सर आम आदमी को न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये हम इसको जज करने का एक अच्छा मापदंड है केस पेंडेंसी, हम्म। जो कि हमारी जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है वो कहती है कि टोटल 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है हमारी जुडिशरी में अभी 2025 जी। का अगर हम स्टेटस जी। देखें तो। जी। तो इससे ही पता चलता है कि आम आदमी को न्याय मिल रहा है, लेकिन उतना जल्दी नहीं और उतना इफेक्टिवली तो नहीं मिल रहा है। हम्म। तो इसके यदि कारणों की बात की जाए हम्म। तो कारण ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। मतलब अगर हम डेटा की बात करें तो हाई कोर्ट में 26% वैकेंसी खाली है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 19% वैकेंसी खाली है। मतलब 4,800 जजेस अपॉइंट ही नहीं किए गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। हम्म। हम्म। तो सबसे बड़ा इशू तो वैकेंसी का है। उसके अलावा हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल कनेक्टिविटी, जो डिजिटल कोड्स हम्म। बनाए जा सकते हैं लेकिन वो नहीं बनाए गए, तो ऐसे हम्म। कुछ और भी इश्यूज हैं। तो ये तो आपने इतनी खामियां दिखाई हैं, पर आप इसमें क्या क्या प्रयास करेंगे अगर आपको हाँ सेक्रेटरी जस्टिस बना दिया जाए बिल्कुल। भारत सरकार में? तो आप इसमें क्या करेंगे? आप कैसे इसको करेंगे? क्यों नहीं हो पा रहा है और आप क्या करेंगे? सर पहले तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जो वैकेंसी है वो टाइमली फुलफिल हो, टाइमली मैनर हम्म। में। मतलब हम्म। उसको इस तरीके से कराया जा सकता है कि जो जुडिशरी के एग्जाम होते हैं वो हर साल कंडक्ट करवाए जाएं, और टाइमली मैनर में, क्योंकि कुछ कुछ जुडिशरी के स्टेट एग्जाम 2 2 3 3 साल में एक बार करवाए जाते नहीं, तो हैं। कुछ इसका कारण होगा ना कि अभी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रही है? सर एक तो फंड्स का इशू है कि हम्म। जो है फंड्स जुडिशरी को बहुत कम एलोकेट किए जाते हैं। तो अगर हम्म। ज़्यादा जजेस अपॉइंट किए जाएंगे तो सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो एक हम्म। तो फंड्स का इशू हो जाता है। दूसरा हम्म। कि दिक्कत यह है कि जैसे अभी हमने एसएससी के केस में भी देखा, और ये बहुत सारे हम्म। केस में होता है कि जो एग्जामिनेशन बॉडीज है उनके पास एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की कैपेसिटी नहीं है उतनी। हम्म। हम्म। नहीं, तो इसको कैसे आप इम्प्रूव कैसे करेंगे, यही मैं आपसे जानना चाह जी। रहा हूँ कि तो आपने हाँ। खामियां तो गिना दी कि ये हैं, जी। पर नंबर वन की उसमें क्यों हैं, ये भी तो थोड़ा सा कभी उस पर विचार विमर्श करिए कि इस प्रकार की क्यों है। कुछ तो कठिनाई होगी ना, क्योंकि अभी भी जो अधिकारी हैं आप जैसे ही अधिकारी हैं वहां पे बैठे हैं जो, और वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और आप क्या उसमें बदलाव ले आएंगे? सर एक महत्वपूर्ण बदलाव जो मैं देख सकता हूँ वो हो सकता है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इन्विजन किया है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी चाहते थे कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जाए। तो हाँ। ये उसका एक डिमांड उठती है कि यूपीएससी को ही अधिकार दे दिया जाए कि वो जुडिशरी का एग्जाम कंडक्ट करवाए, क्योंकि यूपीएससी काफी एफिशिएंट रहा है पिछले 100 सालों से हम्म। एग्जाम कंडक्ट करवाने में। तो एक हम्म। यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी और टाइमलीनेस आ जाएगी जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में। अभी ये बताइए, जब यूपीएससी का आपने नाम लिया, अभी चर्चा चल रही है कि यूपीएससी में भी रिफॉर्म्स लाए जाएं। जी सर। तो क्या क्या रिफॉर्म्स आप सजेस्ट करेंगे? मुख्यतः एक या दो रिफॉर्म्स बताइए जो यूपीएससी में आने चाहिए, जो अभी सर नहीं है। दो रिफॉर्म्स सर जो मैं सोच पा रहा हूँ, एक तो है आंसर की का, कि सर आंसर की जो है वो टाइमली रिलीज होना चाहिए। अभी आंसर की 1 साल बाद रिलीज होती है जब एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो स्टूडेंट्स हम्म। उसको प्रॉपरली चैलेंज नहीं कर पाते हैं। हम्म। दूसरा दूसरा मेरा सजेशन होगा, जो कि अभी अब मैं उस कमेटी का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन 1 साल पहले 1 या 2 साल पहले किसी कमेटी ने रिकमेंड किया था यूपीएससी को कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो खत्म कर दिया जाए। उसका हम्म। रीज़न ये है क्योंकि जो लोग ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट लेते हैं, हम्म। ऑप्शनल सब्जेक्ट अधिकांशतः वो नहीं लेते, लेकिन यूपीएससी का इंटेंशन ये था कि जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है बच्चे उसी को ऑप्शनल बनाएं, ताकि उनका ग्रेजुएशन में उन्होंने पढ़ाई की है या नहीं की है चेक हम्म। किया जा सके। ठीक है। आपने विदेश सेवा के लिए भी अपना ऑप्शन दिया है।
जी सर। नंबर 2। ओके। जी। अभी ये बताइए, भारत की विदेश नीति के बारे में आपका क्या विचार है, संक्षिप्त में, एक दो लाइन में। जी सर, भारत की विदेश नीति पहले जो नॉन अलाइनमेंट बेस्ड थी, अब वो मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ चुकी है, और हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रायोरिटाइज करने लगे हैं। हम्म। आप ये बताइए, जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है, हम्म। इसमें भारत को क्या पोजीशन लेनी चाहिए। तो सर, जो भारत की जो अभी करंट पोजीशन है, कि भारत हम्म। टू स्टेट सॉल्यूशन में बिलीव करता है, जो कि बिल्कुल हम्म। ठीक सॉल्यूशन है, कि इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों के पास अपना पीसफुल एग्जिस्टेंस का राइट होना चाहिए। रशिया यूक्रेन पॉलिसी में भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए, अभी क्या स्टैंड है और आगे क्या लेना चाहिए। सर, भारत का जो स्टैंड है इसमें भी मैं सरकार के स्टैंड से बिल्कुल अग्री करूंगा। हमारे हम्म। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का हम्म। समय नहीं है। तो बिल्कुल हम्म। दोनों कंट्रीज को वॉर रोकनी चाहिए, ताकि दुनिया भर में तेल और अनाज ठीक से सप्लाई वापस से शुरू हो सके और मिलिटराइजेशन कम हो सके। हम्म। प्यूटिन आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ। जी। जी। रशिया के राष्ट्रपति, ठीक है। जी उनका क्या क्या महत्व है उनकी विजिट का। सर, ये विजिट अभी जो जियो पॉलिटिकल थिएटर अभी चल रहा है हमारे सामने, उसमें ये बहुत हम्म। महत्वपूर्ण हो जाता है, जब यूएसए ने भारत पे 50% टैरिफ लगा रखे हैं। तो ये हम्म। यूएसए को एक तरह से शो करता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भी और पार्टनर्स हैं। हम्म। अगर आप नहीं है तो हमारी मतलब, और आप ऐसे डिपेंडेंसी नहीं है हमारी आप पे। तो दूसरा इसमें ये, कि हाँ जी जी बताइए। दूसरा कि ये एक मौका है कि हमारे जो डिफेंस टाइज हैं, डिफेंस के संबंध है रशिया के साथ, वो हम और कंसोलिडेट कर सकेंगे। और हम्म। SU-57 की पे डील की बात चल रही है, S-400 की एडिशनल बैटरीज खरीदने की बात चल रही है। हम्म। जनरल धारणा ये है कि ये जो जितने भी विदेश के हेड्स ऑफ स्टेट्स आते हैं, खास तौर से बड़े विकसित देशों से, वो सिर्फ डिफेंस डील्स करने के लिए आते हैं। जी। उनको यहाँ से डिफेंस के लिए पैसा चाहिए, जी। और ताकि उनकी कंपनीज बेनिफिट हो पाए। जी कहाँ तक ये सही है, और आगे इसमें कुछ करना चाहिए कि नहीं। सर, अभी जैसे अभी हम रशिया की बात कर रहे थे, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम इस कन्वर्सेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। कि हाँ जैसे जी। रशिया का एक एंगल ये है कि ठीक है, उन्हें S-400 खरीदवाना है इंडिया से, और हम्म। SU-57 उन्हें इंडिया से खरीदना, तो उन्हें पैसे मिलेंगे। लेकिन हम्म। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि रशिया चाइना पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका है। तो रशिया हम्म। को भी सपोर्ट चाहिए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट और हम्म। फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिया जैसे देशों से। जैसे इंडिया ने अभी व्लादिवोस्तोक नाम का एक नॉर्थ फार ईस्ट रीजन है रशिया का, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी $1 बिलियन की। तो हम्म। रशिया भी ऐसे सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है इंडिया से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वन साइडेड डिफेंस के लिए ये वो लोग भारत आ रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लीजिएगा, और पढ़ते भी रहिए, क्योंकि ये डेवलप होगी स्टोरी आगे जी। इसमें, कि जब प्यूटिन आएंगे क्या क्या एग्रीमेंट साइन होंगी, क्या ऑफिशियल उसके बारे में प्रेस रिलीज जारी होगा, और उसके बाद अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है, चाइना कैसे रिएक्ट करता है, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जी। हमारे को आगे के न्यूज आइटम्स में मिलेगा। ठीक है। जी। इसको थोड़ा सा देख के रखिए। अब इंडिया नेबरहुड पॉलिसी, फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश की शेख हसीना हमारे यहाँ पर हैं, जी। इंडिया में, उसको एक्स्ट्राडाइट करने की बातचीत की जा रही है। तो ये जी। इंडिया को एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए कि नहीं। आ, जी सर, तो इसमें जो लीगल स्टांस है हमारा, जो हम्म। इंडिया और बांग्लादेश में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई थी, उसमें हाँ। स्पेसिफिकली कहा गया है कि पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, जो पॉलिटिकल चार्ज पे अगर किसी को कन्विक्ट किया जा रहा है, तो उसे हम्म। एक्स्ट्राडाइट करना जरूरी नहीं है। तो इंडिया कहीं से भी ये इंडिया को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो एक्स्ट्राडाइट करे। दूसरा कारण हम्म। ये भी है कि ऐसा ऐसा माना गया है कई रिपोर्ट्स में कि फेयर ट्रायल नहीं दिया गया शेख हसीना जी को हम्म। बांग्लादेशी ट्राइब्यूनल में। तो ये हम्म। भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंडिया के लिए सही नहीं होगा कि वो उन्हें एक्स्ट्राडाइट करें। तो ऐसा तो नहीं कि हम अपने रिलेशंस खराब कर रहे हैं बांग्लादेश से। आ, तो ये एक ब्रॉड इशू है सर। जब जब शेख हसीना जी का ट्रायल नहीं हुआ था, जैसे जब शेख हसीना जी को पावर से निकाल दिया गया था, उसके तुरंत बाद से ही बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश एक्सपांशनिस्ट राह की तरफ बढ़ रहा है, उनको सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ उनकी नज़र है। तो शेख हम्म। हसीना जी के अलावा ये बहुत सारे रीजंस हैं जो बांग्लादेश की जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से हम्म। ये ज़्यादा है कि रिलेशन खराब हो रहे हैं।
थैंक यू। थैंक यू सर।